जोहार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, नौकरी वाले भैया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, आज आपके समक्ष उपस्थित होने का जो मुख्य कारण है यह है कि जेपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ वो तमाम जानकारियां साझा की जाएं और क्रम बाय क्रम हम ये जान सकें कि मुख्य परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए किन किन सावधानियों की आवश्यकता है, क्या क्या वांछित जानकारियां इसमें मांगी गई हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जेपीएससी द्वारा जारी नोटिस को आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन आइए इस वीडियो के माध्यम से एक बार हम उसे क्रमिक रूप से देखें। चूँकि मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा हो सकता है कि कहीं फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाए तो आपकी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो आइए हम इसे क्रम बाय क्रम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये प्रेस विज्ञप्ति जेपीएससी ने जारी किया है और इसमें प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2024 में सफल अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख और प्रमाण पत्र अपलोड करने संबंधी आवश्यक अनुदेश इसमें दिए गए हैं। तो जो पहला बिंदु इसमें है, मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 22 जून 2024 से 24 जून 2024 के बीच रखी गई है। हालांकि इसमें संभावित शब्द का जिक्र किया गया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि परीक्षा इसी तिथि को हो जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु जो आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे, यह आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है और आवेदन भरने की तिथि दिनांक 26/4/2024 से दिनांक 16/5/2024 संध्या 5 बजे तक रखी गई है। तो अभी आपके पास लगभग 20 दिनों का समय है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आप इसे त्वरित रूप से भरते हुए अपने आप को फ्री कर लें ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप और अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें। और इन पेंडिंग वर्क्स को यथाशीघ्र ख़त्म करना ही उचित होता है, क्योंकि इस पे आपका ध्यान लगा रहेगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि इसको जल्द से जल्द आवेदन समर्पित कर दिया जाए। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग ने हेल्पलाइन भी जारी किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कुछ फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस है, आप इसे नोट कर लीजिए और किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर इस नंबर से आप बात करके या इस पर मेल करके वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र को भरने से पहले आपसे यह अनुरोध होगा कि जेपीएससी के वेबसाइट पे जो विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो निर्देश पहले दिए गए थे, उन्हें एक बार आप जरूर भली भांति पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, जैसे कि अगर आप पेपर 2 के लिए भाषा और साहित्य के विषय का चयन करना है तो कौन कौन से भाषा साहित्य हैं उपलब्ध, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र से जुड़े हुए जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। किस तिथि तक निर्गत जाति और आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे, इसकी भी जानकारी आपको जो पूर्व में आयोग द्वारा जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है उसमें उपलब्ध है। अतः ये अनुरोध होगा आपसे कि कृपया उसका एक बार अध्ययन आप लोग जरूर कर लें।
ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के लिए अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पे जाएंगे और अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अर्थात कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में आपने जो पूर्व में जानकारियाँ विवरणियाँ भरी हैं उसको आप देख पाएंगे। स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर आप वो जानकारियों को देख सकते हैं जो कि आपने प्रीलिम्स परीक्षा से पूर्व भरे थे। उसके बाद स्टेप 2 में मुख्य परीक्षा हेतु वांछित विवरण आप अंकित करेंगे एवं आवश्यकता अनुसार जो भी प्रमाण पत्र अभिलेख मांगे गए हैं उसे स्कैन कर PDF फाइल बनाते हुए उसे अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनके आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है उसके लिए जो भी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं जिन्हें अपलोड करना है उनको मस्ट आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपको उन सारे प्रमाण पत्रों को वेबसाइट में अपलोड करना होगा, अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो रद्द हो सकता है या उसे कैंसिल किया जा सकता है। तो हम लोग क्रम से देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 के अनेक बिंदु हैं, जैसे कि पहला, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय पत्र में दिए गए भाषा समूह में से किसी एक भाषा एवं साहित्य के विषय का चुनाव विज्ञापन की कंडिका 20A के आलोक में किया जाना अनिवार्य है। अर्थात आपका जो भाषा एवं साहित्य का जो पेपर 2 आप चयन करेंगे वो आयोग के विज्ञापन की कंडिका 20A में पूर्व में दी हुई है। इसीलिए आपसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि एक बार आप अवश्य उस विज्ञापन को भरेंगे और उस विज्ञापन की जो कंडिका 20A में आपको भाषा एवं साहित्य के विषयों का जिक्र किया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए भाषा एवं साहित्य के विषय को छोड़कर एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य है। तो भाषा समूह में से एक भाषा का आप चयन कर लेंगे। उसके उपरांत आपको ये भी दर्शाना है कि आप किस माध्यम से किस भाषा में आप मुख्य परीक्षा का उत्तर देंगे और साक्षात्कार में आप किस भाषा में साक्षात्कार आप देना चाहते हैं। इसके लिए 2 भाषा का आपके पास ऑप्शन है, हिंदी और अंग्रेजी। इन दोनों में से किसी एक विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। और भाषा एवं साहित्य को छोड़कर, कहने का तात्पर्य है कि भाषा और साहित्य जो भी विषय आप रखेंगे वो एक अलग लैंग्वेज होगा। आप उसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं रखे होंगे या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा रखे, उसको छोड़ करके बाकी के पत्रों के लिए आपको हिंदी और अंग्रेजी के लिए किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तीसरा बिंदु है, मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कुल 10 सेवाओं संवर्गों में से अंतिम रूप से चयनित होने के लिए सेवाओं संवर्गों की प्राथमिकता अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। तीसरा बिंदु ये कहता है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो कुल 10 सेवाएं जिसका वर्णन विज्ञापन में है उनका आपको क्रमवार आपको अपना चॉइस देना होगा, प्राथमिकता देनी होगी कि आप किस सेवा में जाना चाहते हैं। और क्रमवार 1 से लेकर 10 तक आपको अपना प्रीफ्रेंस, पोस्ट प्रीफ्रेंस और सेवा का चयन करना होगा। उसके बाद जो चौथा बिंदु है उसमें कहा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में
किए गए दावे के संबंध में तत्संबंधी शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अर्थात आपने जो भी अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिक्लेयर किया है उससे संबंधित सभी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। 5वां बिंदु, विभिन्न कोटियों फीमेल, EWS, EBC1, BC2, SC, ST, स्पोर्ट्स, PTG, PWD के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को स्थानीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करने होंगे। अर्थात जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें आरक्षण के दावे के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना होगा। उसके बाद बिंदु 6 में यह कहा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए कोटि यथा EWS, EBC1, BC2, SC, ST, प्रिमिटिव ट्राइब्स के दावे के संबंध में पूर्व निर्गत विज्ञापन की कंडिका 7 के अनुसार तत्संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक 4251/8 दिनांक 30/5/2019 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में जाति प्रमाण पत्र भी लागू होगा। अर्थात मुख्य परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं उसके लिए पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु फॉर्म भरे गए थे और उसमें जिस कोटि का आपने उल्लेख किया है कि आप जिस कोटि से आप बिलोंग करते हैं उस कोटि से संबंधित आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और इसके लिए मार्गदर्शन आपको जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, इस परीक्षा का जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसकी कंडिका 7 में आपको उसके अनुसार ही निर्धारित प्रारूप के अनुसार आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और इसके संबंध में झारखंड सरकार का एक ज्ञापांक 4258 दिनांक 30/5/2019 द्वारा निर्गत जो मार्गदर्शन था उसके अनुसार भी जाति प्रमाण पत्र लागू होगा। जहाँ तक मुझे याद है ये जो ज्ञापांक दिया हुआ है 4258 ये अंचल अधिकारी के स्तर से जो निर्गत प्रमाण पत्र है वो भी वैध माने जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने CO से भी जाति प्रमाण पत्र बनाया हुआ है तो आप 30/5/2019 के ज्ञापांक के अनुसार आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो 7वां बिंदु है उसमें यह कहा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में निःशक्त संबंधी आरक्षण के दावे की स्थिति में आपको कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/2018 के आलोक में कम से कम 40% निःशक्त तथा मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अर्थात जिन्होंने भी दिव्यांगता का दावा किया है या दिव्यांग वर्ग में जो भी अभ्यर्थी आएंगे वो जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/2018 के आलोक में और इसमें 40% निःशक्तता कम से कम अनिवार्य है और मेडिकल बोर्ड या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा, तभी आपको निःशक्तता से संबंधित आरक्षण मान्य होगा। अब 8वें बिंदु में हम लोग आते हैं कि मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अर्थात अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा
खेलकूद कोटे से आपने आरक्षण का दावा किया है तो आपको ज्ञापांक 1709 दिनांक 12/9/2007 में जो भी मानक तय किए गए हैं उन्हीं के अनुसार आपको अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो बता दूं कि जिस भी प्रारूप में जिस भी ज्ञापांक और दिनांक के अनुसार प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, कृपया उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए अपना फॉर्म आप भरेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और अंतिम चयन की स्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फॉर्म को भरने में सतर्कता बरतें और यथासंभव नहीं, निश्चित रूप से जो भी मार्गदर्शन दिए गए हैं, जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उनको 100% आप फॉलो करें। अगले बिंदु पर बढ़ते हैं, बिंदु 9, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में झारखंड राज्य के नियमित सरकारी सेवक का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में नियंत्री पदाधिकारी, कंट्रोलिंग ऑफिसर, विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के स्तर से निर्गत एनओसी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो जो भी अभ्यर्थी झारखंड राज्य के नियमित सरकारी सेवक का दावा किए हैं उन्हें अपने विभागाध्यक्ष या अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से जो एनओसी इशू हुआ है उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। सरकारी सेवा में जो व्यक्ति हैं झारखंड सरकार में और नियमित सरकारी सेवक हैं तो आपको अपने नियंत्री पदाधिकारी से एनओसी प्रमाण पत्र जो आपने प्राप्त किया होगा उसे भी आपको अपलोड करना है। 10वां बिंदु है, अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ के दावा के संबंध में वांछित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अर्थात अभ्यर्थी अगर भूतपूर्व सैनिक के आधार पर आपने उम्र सीमा में छूट ले रखी है तो आपको उस दावे के लिए आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अब आते हैं हम लोग 7वें पॉइंट पर, जिसमें अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपरोक्त सभी संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयोग द्वारा अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो आपने जो भी प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं या करने वाले हैं उनकी मूल प्रति आपको जब आप मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको वही प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे जो कि आपने अपने मुख्य परीक्षा के फॉर्म में अपलोड किया है। ऑनलाइन, अब 8वां बिंदु, ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना एवं अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्र में भिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन में जो भी सूचना या प्रमाण पत्र आपने अपलोड किए हैं और जब आप वहाँ पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन में जाएंगे और उनमें अगर भिन्नता पाई जाती है तो आपका जो है कैंडिडेचर, आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जा सकती है। ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी अभ्यर्थिता को चाहे तो रद्द भी कर सकती है। किसी भी स्तर पर, अगले बिंदु में आते हैं 9 नंबर, किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथा पाए जाने या प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। जांच के क्रम में अगर आप ये साबित हो जाता है कि आपने कोई तथ्य छिपाया है या गलत तथ्य आपने प्रस्तुत किए हैं तो आपका जो है अभ्यर्थिता या आपका कैंडिडेचर वहाँ पर रद्द की जा सकती है। 10वां पॉइंट, इंटरनेट व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं इसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा था पूर्व में कि आप जो है इसे यथासंभव जितनी जल्दी हो सके अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड कर दें, मेंस का परीक्षा का फॉर्म भर दें और सुनिश्चित हो जाएं और फ्री होकर आगे की आप तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। क्योंकि अंतिम समय पर अगर किसी तरह इंटरनेट में व्यवधान आता है और आप फॉर्म भरने में असमर्थ होते हैं तो इसके लिए आयोग अपनी जिम्मेदारी से हट रही है। उसने इसे कहा है कि आयोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 11वां जो पॉइंट है,
ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय में दिनांक 28/5/2024 को अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट निबंधित डाक हाथों हाथ जमा करना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 1/2024, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा परीक्षा का नाम यथा झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा मुख्य परीक्षा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 मोटे बोल्ड अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। जब आप फॉर्म भर लेंगे मुख्य परीक्षा की, तो आवेदन को डाउनलोड कर लीजिए, उसकी एक प्रति निकाल लीजिए और आवेदन ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्र, जो भी आपने प्रमाण पत्र वहाँ अपलोड किए गए हैं, वो सारे प्रमाण पत्र जो कि पढ़ने योग्य हों और सेल्फ अटेस्टेड आपको करके उसकी फ़ोटोकॉपी और आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसके साथ आप संलग्न कर देंगे और जेपीएससी के कार्यालय में परीक्षा नियंत्रक के नाम से परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची 834001 के पते पर आप बाई पोस्ट, हाथों हाथ, स्पीड पोस्ट, निबंधित डाक किसी भी माध्यम से आप वहां जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और जो फॉर्म में आप ये सारी चीज़ें सबमिट करेंगे उसके ऊपर विज्ञापन संख्या जरूर आप दर्ज करेंगे 1/2024, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तथा परीक्षा का नाम झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 मोटे और बोल्ड अक्षरों में आप अंकित करेंगे और आप इसे दिनांक 28/5/2024 को अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 12वां पॉइंट है, हार्ड कॉपी जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आयोग कार्यालय में हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अर्थात जो भी डेडलाइन दिया गया है, निर्धारित तिथि दी गई है, उसके बाद आयोग किसी भी रूप में हार्ड कॉपी और एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका जो कैंडिडेचर है अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। अंतिम, यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov पर उपलब्ध है। आप आयोग के वेबसाइट पर जाकर पुनः एक बार आप इन सारे बिंदुओं को पढ़ें और उसका अक्षर से पालन करें ताकि आप निश्चित रूप से भयमुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर, फ्री होकर आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। तो ये सारी गाइडलाइंस थी। अब हम एक जो विशेष बिंदु है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो 10 सेवाएं यहाँ दी हुई हैं उसका आपको प्रेफरेंस भरना है। अर्थात आपका जो चॉइस होगा, आप किस सेवा में जाना चाहते हैं। हालांकि सेवा का मिलना वो आपके मार्क्स पर, आपके मेरिट पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सी सेवा में आप जाने का इच्छुक हैं और आप उनको वरीयता क्रम में किस प्रकार रखना चाहते हैं। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पदों का विवरण इस सारणी में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले देखिए उप समाहर्ता। उप समाहर्ता डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है और ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधीन ये पद आता है। इसमें कुल 207 पद हैं, बाकी कैटेगरी के अनुसार बांट दिया गया है। इसमें अनारक्षित 88 पद हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के 57, एसटी के 17, उसके बाद
BC1 9, BC2 16, EWS के लिए 20 सीटें हैं। उसके बाद आप पुलिस उपाधीक्षक गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा के अंतर्गत ये पद आता है। इसमें कुल 35 पद हैं और उसी अनुरूप जो है पदों को क्रमिक रूप से आरक्षणवार बांटा हुआ है। राज्य कर पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स का ये पद है और वाणिज्य कर विभाग के अधीन आता है। इसके 56 पद हैं। काराधीक्षक गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन आता है और 2 पद हैं। उसके बाद झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन ये पद आते हैं 10। जिला समादेष्टा, ये भी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पद है 1। सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, इसके 8 पद हैं। श्रम अधीक्षक श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, इसके 14 पद हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी के 6 पद हैं जो कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन आते हैं। और उत्पाद निरीक्षक जो कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन आता है 3 पद हैं। कुल 342 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई है। अब दोस्तों कि आखिर हमारे चयन का आधार क्या हो और हमें किस सेवा को सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद क्रमिक रूप से हम 10 तक हम वरीयता क्रम कैसे दें। तो दोस्तों ये तो निर्भर करता है कि आप किस सेवा में जाना चाहते हैं और आपका चॉइस क्या है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे लोकप्रिय जो पद है, वैसे हमारे जो युवा कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से पुलिस उपाधीक्षक अर्थात DSP के पद के लिए ज़रूर आकर्षित होंगे। और वाकई में ये पद जो है बहुत ही रेस्पेक्टफुल और एक चैलेंजिंग पद इसको मान सकते हैं, जिसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ता है एक अनुमंडल का। SDPO भी इसे बोला जाता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, डिप्टी SP। तो बहुत ही चार्मिंग और प्रतिष्ठा से भरा हुआ और कुछ करने का, प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का चैलेंज होता है। बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है। तो इसको ज़्यादातर युवा साथी इसी को अपना प्रथम चॉइस देते हैं। आप भी इसको अपना प्रथम चॉइस रख सकते हैं। वैसे तो उप समाहर्ता और पुलिस उपाधीक्षक जनरली देखे जाए तो सारे विज्ञापनों में, सारी परीक्षाओं में ये हर कैंडिडेट का पहला और दूसरा ऑप्शन, जनरली 90% लोग पहला और दूसरा ऑप्शन में इन दोनों को ही रखते हैं। तो उप समाहर्ता जो है डिप्टी कलेक्टर, इसमें बेसिकली आपको BDO और CO का पोस्ट मिलता है और इसमें भी आप एक अंचल के, एक ब्लॉक के सुप्रीम होंगे। आपके ऊपर पूरे ब्लॉक की विधि व्यवस्था होगी। आप अगर CO का पद मिला तो भूमि से जुड़े हुए सारे कार्य आपको संभालने होते हैं। साथ में और भी बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे वर्क आपको मिलेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के अधीन BDO का पद होता है। सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं लाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का और बहुत सी चीज़ें हैं, ये डीपली आपको पता चलेगा। तो आप उप समाहर्ता या पुलिस उपाधीक्षक अपने चॉइस के हिसाब से पहला और दूसरा क्रम रख सकते हैं। उसके बाद जो एक अन्य चैलेंजिंग पद है, राज्य कर पदाधिकारी, स्टेट टैक्स ऑफिसर, इसको कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर का भी नाम दिया गया है या लोग कहते हैं। और इसमें आपको वाणिज्य कर विभाग के अधीन काम करना है और टैक्स से जुड़ा हुआ जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, राजस्व संग्रह का आपके ऊपर जिम्मेवारी होगी। तो ये पद भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको आप क्रम 3 पे रख सकते हैं। 1, 2, 3 ये जो है, ये तीनों ही बहुत ही चैलेंजिंग और अच्छे पद माने जाते हैं। ये जो मेरे पर्सनल विचार हैं, ये आप अपने हिसाब से आपकी सेवा किस फील्ड में जाने की आपकी इच्छा है इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मैं शेयर कर रहा हूँ और
आप इसे अंतिम रूप से अपने चॉइस के आधार पर ही करेंगे, पर मेरा जो अनुभव है उस आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो है क्रम संख्या 4 में झारखंड शिक्षा सेवा को रख सकते हैं। झारखंड शिक्षा सेवा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन है और बहुत ही अच्छा जॉब इसे आप मान सकते हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं, 6ठी और 7वीं जेपीएससी में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं आज कहीं ना कहीं कोई डीओ और कोई डीएससी के रूप में अपना योगदान दिए हुए हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित पद है। शिक्षा व्यवस्था को आप चलाइए, एक जिले का प्रभार आपको मिलेगा। तो बहुत लोग इसको 1 या 2 नंबर पे भी इसको रखते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसमें एक चैलेंज है, एक स्कोप है शिक्षा व्यवस्था से जुड़ने का और कुछ कर दिखाने का एक अवसर आपको मिलता है कि कैसे हम शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दें। तो ये भी आप अपने चॉइस के हिसाब से, इसको भी बहुत लोग 1 और 2 के क्रम में रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, राज्य कर पदाधिकारी और झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी में आप देख लें कि किस सेवा में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। फिर जो 5वां आपका ऑप्शन होना चाहिए वह श्रम अधीक्षक का होना चाहिए, जो कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन आता है। तो लेबर सुपरिटेंडेंट का पद है ये और आपको इसमें भी बहुत अवसर मिलेगा कि आप सोशल इश्यूज जैसे बाल श्रम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, नियमानुसार आप सारे काम हो रहे हैं कि नहीं, आप फील्ड विजिट में जाएंगे और श्रम से जितने भी कानून हैं, श्रम कानूनों के अनुसार कहीं इन कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि 14 वर्ष से कम बच्चों से कहीं खतरनाक काम लिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है और आप इस फील्ड में भी एक अच्छा आप योगदान आप समाज को दे सकते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन के रूप में उत्पाद निरीक्षक को भी रख सकते हैं। हालांकि ग्रेड पे के हिसाब से आपको ये 4200 ग्रेड पे का जॉब है उत्पाद निरीक्षक, लेकिन इस पे भी आपको एक प्रतिष्ठा मिलेगी, एक अच्छा पद इसको भी माना जाता है। लेकिन आप ग्रेड पे के हिसाब से जाएंगे तो आप इसे निचले क्रम में रख सकते हैं। तो जो इसमें मुख्य जो पद हैं जो कि अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी प्रचलित हैं और बहुत ही रेस्पेक्टफुल माने जाते हैं और अभ्यर्थियों का पहला चॉइस होता है, वह उप समाहर्ता और पुलिस उपाधीक्षक है। उसके बाद आप झारखंड शिक्षा सेवा में जा सकते हैं। फिर आप श्रम अधीक्षक का पद को आप अपना प्रेफरेंस रख सकते हैं। उसके बाद आप काराधीक्षक, जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक को रखें और फिर अंत में आप प्रोबेशनर पदाधिकारी और उत्पाद निरीक्षक का पद को रख सकते हैं। तो हम अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि अभी तक जो भी जेपीएससी परीक्षाएं हुई हैं, एक अभ्यर्थी के रूप में मैं भी शामिल हुआ हूँ और साक्षात्कार मैंने 3 बार दिया हुआ है जेपीएससी का। तो पोस्ट प्रेफरेंस का जो मेरा अनुभव रहा है और जो दूसरे कैंडिडेट से भी मुझे जानकारी मिली है, उस आधार पर ये ज़रूर कहूँगा कि उप समाहर्ता और पुलिस अधीक्षक आपके क्रम 1 और क्रम 2 में होना चाहिए। तीसरे में आप झारखंड शिक्षा सेवा या राज्य कर पदाधिकारी, अर्थात 1 और 2 आपका हो गया उप समाहर्ता और पुलिस उपाधीक्षक, या आप अपना चॉइस देख लीजिए। 1 और 2 में ये दोनों होने चाहिए। 3 और 4 में
आप राज्य कर पदाधिकारी और झारखंड शिक्षा सेवा में किसी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में यही दोनों होंगे। 5 में आपको जो मेरा सजेशन होगा कि श्रम अधीक्षक के पद को आप रख सकते हैं 5वें नंबर पे। उसके बाद 6 नंबर पे आप काराधीक्षक रखिए, 7वां में जिला समादेष्टा। उसके बाद आप सहायक निबंधक का पद रख सकते हैं, और फिर अंत में आप जो है प्रोबेशन पदाधिकारी और उत्पाद निरीक्षक का पद को रखिए। तो यही क्रम आपका कमोबेश होना चाहिए, बाकी वो आपकी इच्छा और आपके कार्य करने, आपको समाज में किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है, किस क्षेत्र में आप जाके समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, ये आपके चॉइस पर भी निर्भर करता है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि आपको ये जो उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, उसके बाद झारखंड शिक्षा सेवा, राज्य कर पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक के रूप में आपको निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतर अवसर मिलेगा समाज से जुड़ने का, काम करने का, सेटिस्फैक्शन का। तो ये मेरे व्यक्तिगत राय थे, बाकी पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से तय कीजिए। और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप अंतिम रूप से सफल हों और आप झारखंड सरकार की सेवा में आएँ और झारखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद दोस्तों।